Good morning, students. I am Shivam Chaturvedi and I am going to start the new chapter of physics, that is electricity. Okay, so what is electricity? This chapter belongs to class 10th. Okay, so what is electricity? क्या होती है electricity? तो electricity is a form of energy which is used to run all the electrical appliances. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी मदद से हम सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करा सकते हैं। यानी कि अगर हम आज के ज़माने में, आज के समय में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को हटा दें अपनी लाइफ से, इलेक्ट्रिसिटी को अपनी लाइफ से हटा दें, अलग कर दें, तो क्या अपनी लाइफ को हम इमेजिन कर सकते हैं? हमारी लाइफ इमेजिनेबल भी नहीं होगी। यहाँ तक कि आप जो है मॉर्निंग बेड से उठने से लेके और रात में सोने तक, ठीक है ना, और सोने के दौरान भी, ठीक है ना, आप चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी से कवर्ड है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। खैर, अब हम बात करते हैं, तो हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाउ डज द पॉजिटिव चार्ज अराइजेस? हाउ डज द पॉजिटिव चार्ज अराइजेस? पॉजिटिव चार्ज अराइज कैसे होता है? सबसे बड़ी बात यही है कि पॉजिटिव चार्ज अराइज कैसे होता है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज अराइज होने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी बॉडी से, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इफ़ एनी सब्सटेंस लूजेज द इलेक्ट्रॉन देन द बॉडी बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड if any substance gains the electron then it becomes the negative charge। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो ये चीज़ होती है ज़्यादातर एटम्स के केस में, ठीक है ना। जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। कैसे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो देन द होल ऑफ द एटम इज बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं सोडियम के बारे में बात करते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 11 होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, जो कि माइनस के हम ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होंगे जिसको हम ले सकते हैं प्लस का 11, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव ले सकते हैं, प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ज जो ओवरऑल चार्ज आएगा, ठीक है ना, ओवरऑल चार्ज आएगा एटम के ऊपर, वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज बिकम्स इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन -11 है, प्रोटॉन +11, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। यानी किसी भी एटम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम वही बात करें, आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम KLMN शेल्स की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर चूंकि 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, हमें जो है वो सेटअप करना है डिफरेंट शेल्स में। तो डिफरेंट शेल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को सेटअप करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, 8, 1। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा M शेल। आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा M शेल, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, कोई सोडियम का एटम इजीली लूज कर सकता है बिकॉज इट इज अ मेटल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या, मेटल है, एंड इट कैन इजीली लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा देन बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। कैसे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे कितने रह जाएंगे, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, -10, 2 + 8 -10 और प्रोटॉन में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं,
तो प्रोटॉन प्लस का 11 ही रहा, प्रोटॉन कितना रहा प्लस का 11, क्योंकि प्रोटॉन पे कोई चेंज नहीं हुआ, डोनेट क्या किया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था माइनस का 11, अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा माइनस का 10। तो अब ओवरऑल चार्ज अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, ओवरऑल चार्ज अगर आएगा, ओवरऑल चार्ज आएगा -10 प्लस 11, इट मीन्स चार्ज कितना आएगा प्लस का 1। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर चार्ज कितना आ गया प्लस का 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, Na जो हो गया क्या हो गया पॉजिटिव आयन बन गया, Na जो है हमारा पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और ये पॉजिटिव आयन जो है कैसा, इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा जाके, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा अगर कोई भी एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, देन द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द एटम बिकम द नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म्स द नेगेटिव आयन नोन एज द एनायंस, नेगेटिव आयंस और एनायंस का फॉर्मेशन करेगा जाके, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार्ज का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं, उनके बीच में क्या लगता है रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या लगता है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, लेकिन वो कैसा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रेपल करेगा ये इसको रेपल करेगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे, ठीक है। मैं ये चैप्टर पूरा थोड़ा डीप में जाके बना रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पेशेंसली देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अनलाइक चार्जेस के बीच में और रिपल्शन फोर्स लगता है लाइक चार्जेस के बीच में। अभी मैंने यहाँ दिखाया कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पर तो भी इनके बीच में क्या लगता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है ना। कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया, कुछ बुक्स में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया। आप दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ऐसा यूनिट चार्ज की क्या होती है कूलॉम होती है, ध्यान से देखिएगा। Okay, so charge is denoted by Q। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, COULOMB, कूलॉम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कैपिटल सी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे कूलॉम को, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा डिफाइन वन कूलॉम, डिफाइन वन कूलॉम के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, डिफाइन वन कूलॉम दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कूलॉम किसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा या रिपल्शन लग रहा होगा, लेकिन इसका फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया, चूँकि फार्मूला सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम डिफाइन वन कूलम करते हैं यानी वन कूलम को डिफाइन करते हैं तो हम उस फार्मूले का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली बोल दूँ कि आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा।
रट के आप एग्जाम में लिख भी आएंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला उससे, ठीक है ना। तो हमें डिफाइन वन कूलम को समझने के लिए आपको मुझे वो फार्मूला बताना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्मूला 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें उसकी हम अभी भी आपसे कहेंगे कि आपको याद करनी पड़ेंगी। रीज़न उसका ये है कि अगर मैं पूरा उस 12th के टॉपिक को उठा के यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो फिर 10th का छूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ टॉपिक्स वहाँ से उठाने हैं और कुछ हम ज्यों का त्यों मान लेंगे, ठीक है, जो कि 12th में है, और आपकी उसको प्रूविंग अगर समझनी है तो आपको वास्तव में 12th की बुक्स को उठाना पड़ेगा। खैर देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट 2 चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये चार्ज हमारा दिया गया है, एक चार्ज हमने लिया यहाँ पे, चार्ज Q1 है हमारा, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ दूसरा दिया गया है, ये चार्ज हमारा क्या है, Q2 है, ठीक है। तो 2 चार्जेस है हमारा, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, थोड़ा Q सही से बना दूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना, टिल्टेड हो गया है, ठीक है। आपको इजीली समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। Q1 Q2 2 चार्जेस है हमारे पास यहाँ पर, ठीक। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज दैट ये चार्ज जो है वो A पॉइंट पर रखा है और ये चार्ज B पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। कितनी डिस्टेंस है, R। तो R मीटर अपार्ट दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ नहीं पाएगा बेटा, ठीक है। फिगर मेरा यही चलेगा, फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा भी था, ठीक है ना। आपने पढ़ा कैसे था, आपने इसको नहीं पढ़ा था, आपने किसी और चीज़ को पढ़ा था। आपने पढ़ा था क्लास 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the every object in this universe attracts every another object with a force which is directly proportional to the product of their masses, ठीक है ना, with a force which is directly proportional to the product of their masses। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम। वहाँ पर मास के बारे में बात की थी, यहाँ चार्ज के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा, भले ही मुझे नहीं पता इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, आइदर इट में भी अट्रैक्टिव फोर्स और इट में भी रिपल्सिव फोर्स, कैसा भी फोर्स हो सकता है, लेकिन हाँ जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, मैं 2 एरो इसीलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन कुल मिला के जो फोर्स लग रहा है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, F से डिनोट करेंगे, यानी फोर्स F लग रहा है, ठीक है। Q1 भी Q2 पर F फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पे क्या लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। आइदर इट में भी अट्रैक्टिव फोर्स और इट में भी रिपल्सिव फोर्स, मुझे नहीं पता दोनों में से दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि Q1 है और Q2 दो अलग अलग चार्ज हैं, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इट मीन्स F is directly proportional to Q1 into Q2, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मीन्स F is directly proportional to Q1 into Q2, ठीक है। Q1 क्या हमारा एक चार्ज है, Q2 क्या हमारा दूसरा चार्ज है, ठीक है। Q2 हमारा दूसरा चार्ज है, Q1 Q2 दो अलग अलग चार्जेस हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में दोनों ही वैल्यूज या तो न्यूमरेटर में होंगी या डिनोमिनेटर में होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही वैल्यूज किसमें है, न्यूमरेटर में है। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। पहचानने का तरीका क्या है कि दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ना सेकंड कंडीशन इज दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी आपने पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। व्हेन द टू मासेस आर केप्ट r मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है, द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r मीटर अपार्ट फ्रॉम इट एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स लग रही है वो उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पहचानने का तरीका क्या होता है कि एक वैल्यू देखिए न्यूमरेटर में है, दूसरी वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह रखी हुई है, इसीलिए कैसी हैं, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 into we get
ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 into वी गेट, ठीक है। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 into वी गेट क्या हो जाएगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, Q1 into Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको इतना भी मालूम है कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ भी हमें कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उसे बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको 12th में मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इंट्रो अभी इसका दिए दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपने देखा कि F इक्वल्स टू फार्मूला क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये जो टर्म है इसे क्या कहते हैं, ये ई है, देखिए एक तरीके से ई है, और इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है इसको, और इसकी, और ये जो पूरा टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेविटेशनल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is proportionality constant, और इसकी जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या है, हमारा ध्यान से देखिएगा कितनी आ रही है वैल्यू, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9। कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 into 10 to the power 9 हो जाएगी, जाके ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, फिक्स आने वाली है, ठीक। खैर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ प्रूव करने के लिए, डिफाइन 1 कूलम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक। तो इतना फार्मूला आपने निकाली, फार्मूला किस चीज़ का है, फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आइदर इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स और इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, दोनों में से कोई फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। वैल्यू याद रखिएगा आप लोग, वैल्यू याद रखिएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, प्लस 1 C, ठीक है, ये 1 कूलम है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 C, ये भी 1 कूलम है, बात समझ में आ गई। और ये A पॉइंट पर रखा है और ये B पॉइंट पर रखा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कितना है, R इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक। और इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब क्योंकि 1 है इसलिए क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ भी जो है वो इसे क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या है, देखिए ध्यान से, ये भी 1 है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे भी क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसके बीच में क्या लगा रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना, और वहीं से मैं 1 कूलम को डिफाइन करूँगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आपको पता लग जाए। अगर मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करता, ठीक है ना, बिना प्रूविंग के मैं फार्मूला को यूज़ करता, तो आपको समझ ही में नहीं आता आखिर फार्मूला आया कहाँ से और किस चीज़ का फार्मूला है। लेकिन मैंने पहले उसको प्रूव किया, तो मैंने आपको बता दिया कि वो फार्मूला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है, विच एग्जिस्ट बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, विच एग्जिस्ट बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है,
1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू डालिए फटाक से जनाब। वैल्यू जैसे ही आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है, अगर हम इसको Q1 मानते हैं, इसको हम Q1 मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं Q2 मानते हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1 और Q2 की वैल्यू भी क्या है 1 और R की वैल्यू क्या है 1 है, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो F इक्वल्स टू आपने देखा कितना बचा है यहाँ से 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक। तो यहाँ से आपने देखा जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितना निकल के आया है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन, ये फोर्स निकल के आया। और ये फोर्स इंटू 1 अपॉन 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू 1 और अपॉन 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी रहेगी वो कितनी रह गई 9 इंटू 10⁹9 रह गई, सिर्फ इतनी वैल्यू रह गई। अब यहाँ से हम 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या निकल के आई, तो फोर्स निकल के आई ना, ये तो फोर्स निकल के आई जो किसके बीच में लग रही होगी, जो कौन लगा रहा होगा, दोनों एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, और फोर्स कितनी है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन है, ये फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स निकल के आ रही है। तो डिफाइन 1 कूलम कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी से एक्सप्लेन करूंगा डिफाइन 1 कूलम को। डिफाइन 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है और ये भी क्या है 1 कूलम है, दोनों ही क्या है 1 कूलम है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 कूलम में आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ unit positive charge which exerts a force of 9 into 10⁹9 Newton on another unit positive charge which is placed at a distance of 1 meter अपार्ट फ्रॉम इट। देखिए ध्यान से, अब इस डेफिनेशन को समझिएगा बहुत ध्यान से। 1 कूलम वो चार्ज है, इज दैट अमाउंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखिए कितना फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। प्रूफ किया है ना। ये फोर्स कौन लगा रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यानी 1 कूलम चार्ज दूसरे 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन लगा रहा है, और जो कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। तो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ कितना 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन ऑन एन अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इट। तो ये आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे इतना फोर्स लगेगा, और ये क्या है 1 कूलम की डेफिनेशन है। तो 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन फोर्स लगाएगा, जो कि कितनी दूरी पर रखा होगा 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा। खैर, तो ये तो हो गया हमारा डिफाइन 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम डिफाइन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ध्यान से देखिएगा। इतना आई थिंक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सीधे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई चार्ज अगर मूव करता है, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन में, तो उसके चारों तरफ जो है उसके प्रेजेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एक ऐसे फील्ड का फॉर्मेशन होता है जहाँ उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, समझ में आती है, जहाँ तक उसका एहसास होता है, ठीक है ना। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना, एक यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस टेस्ट चार्ज को हमने नाम दिया प्लस क्यू, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक। और इस टेस्ट चार्ज की वजह से आपका जो है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है ना। और इस एरिया में अगर कोई भी चीज़ दूसरा चार्ज आता है तो इसकी प्रेजेंस को वो महसूस करेगा। ये उसका एरिया है, ये उसका एरिया, किसका एरिया है, टेस्ट चार्ज का एरिया है, जहाँ तक वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपका जो है, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम है। और ये चार्ज जो है वो कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है। और इन्फिनिटी पे जो चार्ज रखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे। और इस पॉइंट पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे V ऑफ A। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V ऑफ A से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये A पॉइंट है और यहाँ पर अब आपका चार्ज आ चुका है, यहाँ पर चार्ज आ चुका है। तो आप चार्ज को जो है वो इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, रीज़न क्या है। देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर दूर भागेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जब आप अब कुछ वर्क डन कर रहे होंगे, जब आप कुछ वर्क डन करेंगे, ठीक है ना, तो दिमाग लगाइएगा, जब आप वर्क डन करेंगे तो वर्क डन की वजह से चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। बात समझ में आ गई। वर्क डन की वजह से क्या करेगा, चार्ज का मूवमेंट होगा, चार्ज मूव करेगा। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ठीक है, जो वर्क डन उस समय हो रहा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसी को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। देखिए डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्या डेफिनेशन है हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो होता क्या है, V इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हो गया Q, चार्ज मतलब क्या हो गया, Q हो गया, और वर्क डन हो गया W। यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन चाहिए होगा वही हमारा क्या होगा जाके, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको हम कहेंगे V से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और फॉर्मूला होगा जाके V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है ना, V इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q कितना है हमारा, Q जो है वो हमारा कितना है, +1 कूलम है, यानी चार्ज जो है 1 कूलम है। और चार्ज जब 1 कूलम होगा, ठीक है ना, चार्ज जब 1 कूलम होगा तो W/ क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W आ जाएगा, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा, V इक्वल्स टू W कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 कूलम, ठीक है। +1 कूलम को मूव कराने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है, कहाँ, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन किया है, ठीक है, किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। देखिए आ गया ना, V इक्वल्स टू क्या आ गया, W आ गया, यानी वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो गया। कब हो गया, कैसे हो गया, जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हुआ कैसे, क्योंकि हमने किसको मूव कराया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया था, ठीक। तो उसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो आप और ध्यान से देख लीजिए, ठीक। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को। The work done in moving unit positive charge from infinity to a particular point
The work done in moving unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field. In an electric field is known as electric potential. Is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना भी हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, V = W/Q, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव द चार्ज, क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अगर मैं आपको यहाँ से यूनिट के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं किसके बारे में बात करूँ, यूनिट के बारे में बात करूँ, तो मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, EP के बारे में बात किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, ठीक है। तो वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलॉम, ठीक है। तो वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। अगर हम यहाँ से 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। अगर यहाँ से आपको डिफाइन 1 वोल्ट बोला जाए, डिफाइन 1 वोल्ट बोला जाए, ठीक है ना, क्या बोला जाए, डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या बोलेंगे आप, डिफाइन रटना नहीं है, इसको समझेंगे, ठीक है ना। डिफाइन 1 वोल्ट के लिए क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट इज दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन विच 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to a particular point in an electric field, ठीक है। यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क जब होगा, कहाँ से कहाँ, 1 जूल ऑफ वर्क होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट देखिए दिखाई पड़ रहा 1 है, यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क होगा अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टर्म्ड एज द 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ओके, सो आई विल कंप्लीट अप टू दिस टॉपिक इन दिस वीडियो, एंड फॉर द next video you have to, for the next topic you have to watch the next video, so please be in touch. I will prepare the second video for you all. Thank you.